हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है रेशियो एनालिसिस। और प्रीवियस वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन देखी थी, रेशियो क्या होता है ये देखा था, ठीक है। फिर रेशियो एनालिसिस की डेफिनेशन हमने देखी थी, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस करना, ये देखा था। इसके बाद में हमने देखा था इम्पॉर्टेंस ऑफ रेशियो, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस देखा था हमने। इसके बाद में हमने देखा था इसके बाद में हमने ये देखा था कि जो रेशियो के जो लिमिटेशंस हैं वो हमने देखे थे। ये लिमिटेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है। एक एक करके हमने सारे पॉइंट देखे थे। फिर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, ये हमने देखा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज हमने देखा था। कितने तरीके से रेशियो को क्लासीफाई किया गया है, 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। एक पार्ट तो कौन सा हो जाता है, एक पार्ट तो देखिए, एक पार्ट तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे जो रेशियोज है वो कितने टाइप के होते हैं ये हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उद्देश्यों के आधार पर। एक तो वित्तीय विवरणों के आधार पर और एक हमने देखा था उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमने, फिर सबसे पहले हमने देखा था ये देखिए, ये था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और ये था आपके ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, कंबाइंड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियो। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हमने देखा लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। फिर हमने लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, ये सब कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। लिक्विडिटी रेशियो में जो सबसे पहला रेशियो होता है वो कौन सा होता है, करंट रेशियो होता है, ठीक है। करंट रेशियो में हमने देखो इसका फॉर्मूला देखा, CA/CL, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसका आइडियल रेशियो जो होता है वो कौन सा होता है, 2:1 होता है, ये हमने देखा, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए ये मैंने आपके लिए जो है शीट बनाई है, करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए अगर करंट असेट्स की या करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले करंट लायबिलिटी में क्या आ जाता है, देखिए सबसे पहले जो करंट लायबिलिटी है उसके अंदर आ जाता है बिल्स पेएबल, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाते हैं क्रेडिटर्स, इसके बाद में आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिर आते हैं हमारे टैक्स प्रोविजंस, अनक्लेम डिविडेंड, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, डीलरों से जमाए, डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है, फिर आता है डिपॉजिट फ्रॉम डीलर हो गया, फिर आता है इंस्टॉलमेंट पेएबल ऑन द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट ईयर, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म लोन और जो करंट ईयर की जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो पेमेंट हमें करनी है, ठीक है, वो सारी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं करंट असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए करंट असेट्स के अंदर ये हमारे करंट असेट्स है, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कैश, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कैश, इसके अलावा बैंक बैलेंस आ जाता है, BR आ जाता है, डेटर्स आ जाते हैं, स्टॉक आ जाता है, इसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट, अक्रूड इनकम, डिपॉजिट केप्ट इन पब्लिक बॉडीज फॉर द नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। और देखिए क्या क्या आते हैं इसके अंदर, अदर अमाउंट रिसीवेबल विद इन द 1 ईयर,
एक साल के अंदर रिसीव होने वाली कोई भी अमाउंट, वो भी हमारी क्या मानी जाएगी, करंट असेट्स मानी जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये मैंने इस लेक्चर के अंदर बता दिया। फिर देखिए हमने पूरा ये देखा था, लिक्विड रेशियो, वर्किंग कैपिटल के रेशियो तक देखा था। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एक्टिविटीज रेशियो। इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इन्हें क्रियाशीलता या कार्यकुशलता अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रियाशीलता, या तो इन्हें कहते हैं क्रियाशीलता या इन्हें कहते हैं कार्यकुशलता, कार्यकुशलता अनुपात। ठीक है, क्रियाशीलता अनुपात या कार्यकुशलता अनुपात इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये क्या बताते हैं, ये बिजनेस का जो एफिशिएंसी है, बिजनेस की जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड होते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि बिजनेस ने अपने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज और जो भी सर्विसेज है उसका सही तरीके से एफिशिएंटली यूज़ किया है या नहीं किया है, ये कौन बताते हैं, ये एक्टिविटीज़ रेशियोज बताते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो के अंदर किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी का क्या किया जाता है, किसी भी बिजनेस की जो एक्टिविटी है उसका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कौन सा पहला रेशियो आ जाता है, पहला रेशियो इसके अंदर आता है स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, पहला रेशियो कौन सा आता है, स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्कंद आवर्त अनुपात। क्या कहते हैं, स्कंद आवर्त अनुपात। इसका जो फॉर्मूला होता है ये किससे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या और एवरेज स्टॉक से ये कैलकुलेट होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे दूसरा नाम क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको कोई कहे कि COGS, ठीक है, तो भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है, या फिर आपसे कहे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो भी वही बात है। ठीक है, तो भी क्या है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है। इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है, तो देखिए ये मैंने लिखा है, और एवरेज स्टॉक अपॉन में हमें क्या लेना है, एवरेज स्टॉक लेना है। ठीक है, अपॉन में हमें लेना है एवरेज स्टॉक। तो इसका देखिए शॉर्ट फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, COGS, जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या क्या फॉर्मूला है वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान होना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहे चाहे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहे। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, सेल्स होता है, और सेल्स की कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मूला है। और दूसरा इसके अगर दूसरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो दूसरा फॉर्मूला ये आ जाता है आपके सामने। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा आ जाता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स माइनस GP या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक से ही हम क्या कर सकते हैं, हम स्टॉक टर्नओवर या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमें आने चाहिए। तो दोनों फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के भी। अब देखिए एवरेज स्टॉक का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला देखिए, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला है।
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला है? एवरेज स्टॉक, या फिर हम कह सकते हैं क्या, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, या हम एवरेज इन्वेंट्री कह सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। फिर बात करते हैं सेकेंड रेशियो की। सेकेंड रेशियो हमारे सामने क्या आ जाएगा? स्टॉक वेलोसिटी, ठीक है, स्टॉक वेलोसिटी सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा, जिसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्टॉक, कैसा इसका फॉर्मूला रहेगा? देखिए, एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, स्टॉक टर्नओवर का जस्ट अपोजिट। स्टॉक टर्नओवर का होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, और इसका होता है एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट इसमें एक नई बात क्या आ जाती है? इनटू नंबर ऑफ डेज ऑब्लिक मंथ, ठीक है, नंबर ऑफ डेज मंथ इन ईयर, क्योंकि स्टॉक वेलोसिटी डेज में, ईयर में या मंथ में निकलेगी, ठीक है। स्टॉक वेलोसिटी जो है, स्टॉक वेलोसिटी वो कैसे निकलेगी? डेज में, मंथ में, या फिर ईयर में। ईयर में तो नहीं निकलेगी, डेज या मंथ में निकलेगी, ठीक है। नंबर ऑफ डेज या मंथ इन अ ईयर, स्टॉक वेलोसिटी का ये फॉर्मूला होता है। तो पहला कौन सा हो गया? पहला हो गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। दूसरा रेशियो कौन सा हो गया? स्टॉक वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला एवरेज स्टॉक अपॉन COGS, ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने क्या आ जाता है? नेक्स्ट थर्ड नंबर आ जाता है डेटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो आता है डेटर टर्नओवर रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं देनदार आवर्त अनुपात। क्या कहते हैं? देनदार आवर्त अनुपात। ये अनुपात क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि बिजनेस के कितना जो सेल्स का पार्ट है वो डेटर के अंदर क्या है? एंगेज है, ठीक है। कितना पार्ट ऐसा है डेटर का, सेल्स का, जो कि क्या है? डेटर के रूप में है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स। क्या फॉर्मूला है इसका? नेट क्रेडिट सेल्स। जो उधार बिक्री होती है ना, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। इसका क्या फॉर्मूला है? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। ये इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता है? तो नेट क्रेडिट सेल्स देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट क्रेडिट सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे? नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। या तो हम इसे नेट क्रेडिट सेल्स कहेंगे, या हम कहेंगे नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। बात एक ही है। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही तो नाम क्या है? सेल्स है, ठीक है। तो नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहो, चाहे आपसे क्या कहे? नेट क्रेडिट सेल्स कहे, ठीक है, दोनों ही एक ही बात है। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो इसका होगा टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर आप अपनी टोटल सेल्स में से क्या करोगे? कैश सेल्स को और सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। क्या आएगी? नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है, ये आपके आ जाएगी। फिर बात करते हैं एवरेज रिसीवेबल क्या होता है? तो देखिए रिसीवेबल में दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर एवरेज रिसीवेबल के फॉर्मूले की बात करें तो रिसीवेबल में एक तो हमारे आ जाते हैं डेटर्स, और दूसरे क्या आ जाते हैं? उसके अंदर BRs भी आ जाते हैं, अगर रिसीवेबल की बात करें तो, ठीक है। अगर सिर्फ आपसे कहा गया कि डेटर्स, तो डेटर्स के अंदर तो सिर्फ डेटर ही आते हैं, और बिल्स रिसीवेबल या फिर अकाउंट रिसीवेबल या फिर ये बुक रिसीवेबल या ऐसे कहे तो आपको सिर्फ डेटर और BR की बात करनी है। लेकिन आपको रिसीवेबल वर्ड यूज़ किया है ना, तो रिसीवेबल वर्ड के अंदर दोनों चीज़ें आएगी, डेटर भी आएंगे और BR भी आएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ओपनिंग डेटर प्लस BR, ठीक है, ओपनिंग डेटर एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर एंड BR डिवाइड बाय क्या होगा? 2। तो आपके पास क्या आएंगे? एवरेज रिसीवेबल आएंगे, ठीक है। तो ये डेटर टर्नओवर रेशियो है। फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। और नेट क्रेडिट सेल्स क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल सेल्स में से अगर कैश सेल्स को
और सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, नेट क्रेडिट सेल्स आएगा। ठीक है, फिर एवरेज रिसीवेबल की बात करें तो एवरेज रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीआर डिवाइड बाय 2। तो ये था आपका थर्ड नंबर वाला डेटर टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो जो है हमारे उसका तीसरा रेशियो कौन सा है, डेटर टर्नओवर रेशियो। पहला कौन सा था, इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सेकंड क्या था, स्टॉक वेलोसिटी। थर्ड क्या था, डेटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, रटने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में नेट क्रेडिट सेल्स कैसे आती है, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न को माइनस कर दो। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल कैसे आएंगे, एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग डेटर एंड बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बीआर डिवाइड बाय 2 करोगे तब। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की। नेक्स्ट रेशियो हमारे सामने कौन सा आएगा, नेक्स्ट रेशियो देखिए आएगा आपके सामने एवरेज कलेक्शन पीरियड। कौन सा आएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड आएगा। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इससे हमें क्या पता चलता है, इसे हिंदी में औसत संग्रहण अवधि कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, औसत संग्रहण अवधि। अब देखिए लिख देती हूँ मैं, आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इसे कहते हैं औसत संग्रहण अवधि। इससे हमें क्या पता चलता है, इस रेशियो से, इस रेशियो से पता चलता है कि बिजनेस के जो बीआर्स और जो डेटर है वो कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कितने टाइम में उनसे कलेक्शन हो जाता है, कितने टाइम में उनसे पेमेंट हमें रिसीव हो जाता है। ये किससे पता चलता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड से पता चलता है। ठीक है, कि कितने टाइम में हमें देनदारों से और जो हमारे बिल्स रिसीवेबल है, प्राप्य विपत्र, उनसे हमें कितने समय में जो रकम है वो प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इसका फॉर्मूला है एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ये जस्ट ऑपोजिट चल रहा है किसका, डीटीआर का, डेटर टर्नओवर रेशियो का। डेटर टर्नओवर में क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल, और इसमें क्या है, जस्ट ऑपोजिट, एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, और इनटू क्या है, नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर। ठीक है, ये देखिए इनके जो है ना सेट बने हुए, मैं आपको बाद में बताऊंगी इसको कैसे याद रखना है। अभी आपको क्या दिख रहा है कि ये डेटर टर्नओवर रेशियो का जो इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो जस्ट अपोजिट ही हुआ है, आपको लग रहा है डेटर टर्नओवर का जस्ट अपोजिट हो रहा है, और इनटू हम कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ और डेज इन द ईयर। ठीक है, अब एवरेज रिसीवेबल क्या होता है ये पता चल चुका है आपको। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता है ये भी आपको डेटर टर्नओवर रेशियो में पता चल चुका है। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, मंथ और डेज इन ईयर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है मंथ और डेज इन ईयर डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार आपके पास डेटर टर्नओवर रेशियो अवेलेबल हो और मंथ और डेज आपको पता हो। ठीक है, तो जो भी मंथ या डेज आप लेना चाहते हो, डेज में कैलकुलेशन लेना चाहते हो या मंथ में, तो उससे डिवाइड कर दो तो आपके आ जाएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो हमारे सामने आता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इन्हें कहते हैं लेनदार आवर्त अनुपात। क्या कहते हैं, लेनदार आवर्त अनुपात। लेनदार आवर्त अनुपात। इसका देखिए फॉर्मूला जो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। ठीक है, वहाँ पे क्या था, एवरेज रिसीवेबल था क्योंकि वो डेटर था, और यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स है तो एवरेज पेबल्स हो जाएगा, और वहाँ पे क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स था, और यहाँ पे क्या है, नेट क्रेडिट परचेज है। ठीक है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स। ठीक है, अब ये नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये अभी हम देखते हैं। नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है,
टोटल परचेज में से क्या माइनस करोगे, कैश परचेज, ठीक है। फिर क्या माइनस करोगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि देखिए क्या बताया है आपको, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज में आपके कैश परचेज नहीं होनी चाहिए इंक्लूड, तो कैश परचेज को हटा दो। और नेट कहाँ है ना, नेट का मतलब क्या है, इसमें से रिटर्न जो होता है परचेज रिटर्न, वो भी आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर। तो ये है आपके फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका है, नेट क्रेडिट परचेज का। अब बात करते हैं एवरेज पेबल्स क्या होता है। जैसे मैंने आपको रिसीवेबल में बताया था, इसी तरह पेबल में एक तो आपके आ जाते हैं क्रेडिटर्स, क्या आते हैं, क्रेडिटर्स, और दूसरे क्या आ जाते हैं, बिल्स पेबल्स, ठीक है। उसमें डेटर और बिल्स रिसीवेबल आते हैं, इसमें क्या आते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ओपनिंग क्रेडिटर एंड बीपी, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल डिवाइड बाय क्या करोगे, 2 करोगे, तो आपके क्या आ जाएंगे, एवरेज पेबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये हमारा 5th नंबर वाला रेशियो है, किसका, एक्टिविटी रेशियो का 5th नंबर रेशियो, ठीक है। एक्टिविटी रेशियो का 5th नंबर रेशियो है आपके क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला ये है आपके सामने, इनके अंदर जो टर्म्स है, नेट क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट किया है, नेट एवरेज पेबल कैसे कैलकुलेट करना है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो। देखिए नेक्स्ट रेशियो हमारे सामने कौन सा आ जाता है, एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट रेशियो है एवरेज पेमेंट पीरियड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, औसत भुगतान अवधि, ठीक है। इसे हम कहते हैं औसत भुगतान अवधि, हिंदी में औसत भुगतान अवधि। अब देखिए औसत भुगतान अवधि, एवरेज पेमेंट पीरियड जो है, ये जस्ट आपको लगेगा ऑपोजिशन ऑफ किसका, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड का, ठीक है। अब देखिए आपने वहां पे लिया था नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज पेबल्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगे एवरेज पेबल्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ मंथ एंड डेज इन ईयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, एवरेज पेमेंट पीरियड का। इससे आपको पता चलता है कि आप अपने क्रेडिटर्स और बीपी का कितने टाइम पीरियड में पेमेंट कर देते हो, बिजनेस जो है वो कितने टाइम पीरियड में अपना जो क्रेडिटर और बिल्स पेबल है उनका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू नंबर ऑफ मंथ एंड डेज इन ईयर। तो देखिए वही फॉर्मूला है, बस अपोजिट हो गया, जैसे डीटीआर का हुआ था एवरेज कलेक्शन पीरियड में, वैसा ही हुआ है। इसका भी एक दूसरा फॉर्मूला ये वाला है, जब आपके पास क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हो और आपको पता है कि आपको कैलकुलेशन मंथ या डेज में करनी है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, मंथ और डेज इन ईयर डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो क्रेडिटर्स का पेमेंट है या बिल्स पेबल का पेमेंट है वो कितने टाइम पीरियड में हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा रेशियो आता है आपके सामने, नेक्स्ट रेशियो आपके सामने आता है टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है हमारा टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, इसे हम कहते हैं कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। क्या कहते हैं, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। अब इसका जो अब आगे जो फॉर्मूला है ना, उनमें मोस्ट कॉमन बात होगी, आप नोटिस करना। कुल संपत्ति आवर्त अनुपात देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर नेट सेल, मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से भी निकल सकता है या फिर आपके नेट सेल से भी निकल सकता है, और डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल असेट्स होगा, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल असेट्स होगा। देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट सेल, जैसे भी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि इसको नेट सेल से कैलकुलेट करना है या फिर इसको सीओजीएस से कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, सीओजीएस अवेलेबल है या फिर नेट सेल अवेलेबल है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, आपका क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट सेल से या फिर
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, और टोटल असेट्स डिवाइड में हमें लिखना है। अब देखिए टोटल असेट्स क्या होता है, टोटल असेट्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। टोटल असेट्स क्या होगा, टोटल फिक्स असेट्स लेने आपको, ठीक है। टोटल फिक्स असेट्स में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है, और प्लस लेना है आपको करंट असेट्स। वैसे भी टोटल असेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो यहाँ पे नई बात आपको क्या ध्यान रखनी है, नई बात ये ध्यान रखनी है कि हमें फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, कुल संपत्ति आवर्त अनुपात, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है COGS या फिर नेट सेल डिवाइड बाय टोटल असेट्स। अब बात करते हैं फिक्स असेट्स रेशियो की। अब देखिए फिक्स असेट्स रेशियो जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात। अब देखिए स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, इसका जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल डिवाइड बाय नेट फिक्स असेट्स, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल इसमें भी था और इसमें भी है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल डिवाइड बाय, वहाँ पे था टोटल असेट्स, यहाँ पे क्या है, नेट फिक्स असेट्स। अब ये नेट फिक्स असेट्स क्या होता है, तो नेट फिक्स असेट्स देखिए, नेट फिक्स असेट्स में से आपको क्या करना है, फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके क्या आ जाएंगे, नेट फिक्स असेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। फिर नेक्स्ट रेशियो देखिए हमारे सामने कौन सा आता है, नेक्स्ट रेशियो करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा हमारे सामने, करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसे हम कहेंगे चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, ठीक है। चालू संपत्ति आवर्त अनुपात, इसका भी फॉर्मूला मोस्ट कॉमन है, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल डिवाइड बाय करंट असेट्स। करंट असेट्स तो आप जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप निकालना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी निकाल सकते हो और नेट सेल से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आपके करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। फिर आपके आ जाता है कौन सा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसे हम कहेंगे कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, ठीक है। कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात, इसका फॉर्मूला भी देखिए मोस्ट कॉमन है सब में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल। इसको भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे कर सकते हो, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये हमने देखा था अभी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आगे देखिए, आगे और कौन से रेशियो आ जाते हैं हमारे सामने, आगे देखिए हमारे सामने आ जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, ये एक्टिविटी रेशियो का कौन सा नंबर वाला रेशियो है, 9 नंबर रेशियो है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको, विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात, ठीक है, विनियोजित पूंजी आवर्त अनुपात। इसका भी फॉर्मूला वही है, ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होती है, ये देखिए आप, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो असेट साइड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक लायबिलिटी साइड से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो असेट साइड की अगर हम बात करें तो फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये फॉर्मूला तो इसका हो जाता है असेट साइड की तरफ से, ठीक है।
असेट साइड से ये फॉर्मूला हो जाता है फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स। आप देख रहे हैं जैसे ये आपकी क्या होती है, बैलेंस शीट होती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या करते हैं, यहाँ पे आप फिक्स असेट्स लिखते हैं, ठीक है, फिर आप इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं, करंट असेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि पूरे सब असेट्स को आप जोड़ दो और उसमें से आप क्या माइनस कर दो, ये जो CL होती है, ये जो CL होती है करंट लायबिलिटी, उसे आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये तो असेट साइड से है, सारे असेट्स को ऐड करके उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसके लायबिलिटी साइड वाले रेशियो की। तो लायबिलिटी साइड वाला जो फॉर्मूला है वो देखिए, शेयर कैपिटल, क्या फॉर्मूला है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस फिक्टिशियस असेट्स, ठीक है। तो ये आपके जो, जैसे ये लायबिलिटी साइड होती है, तो लायबिलिटी साइड में आपके यहाँ पे क्या होती है, शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर आपके क्या होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर आपके होते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। और इसमें से यहाँ पे एक होता है अदर करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, नहीं, अदर जो असेट्स होते हैं हमारे नॉन करंट असेट्स, उसमें आते हैं फिक्टिशियस असेट्स। तो इन फिक्टिशियस असेट्स को अगर इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो रेशियोज हैं आपके पास, ठीक है, एक तो असेट साइड से है और एक लायबिलिटी साइड से है। तो अगर आप बैलेंस शीट चाहे ऐसे बनाए या चाहे वर्टिकल बनाए, दोनों ही तरीके असेट साइड और लायबिलिटी साइड के हिसाब से देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें ये पता करना है कि फिक्टिशियस असेट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, फिक्टिशियस असेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हो सकती है फिक्टिशियस असेट्स के नाम पे। एक तो हमारे पास हो सकता है अंडर राइटिंग कमीशन, क्या हो सकता है, अंडर राइटिंग कमीशन, इसे हम क्या कहते हैं, अभिगोपन कमीशन, अभिगोपन कमीशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ठीक है। शेयर को इशू करने पे जो डिस्काउंट देते हैं, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, क्या कहते हैं, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय, ठीक है। फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो हानि है अंशों के निर्गमन और ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि होती है वो। तो मतलब चार चीजें हैं, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसका क्या नाम हो सकता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है फिक्टिशियस असेट्स के नाम पर। तो ये फॉर्मूला था आपका कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। अब इनको देखिए कैसे याद रखना है, इनको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। पहले तो देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो और स्टॉक वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिशन में है, इनटू आपको नंबर ऑफ डेज और मंथ इन ईयर करना है, ठीक है। दिख रहा है आपको, देख लीजिए एक बार, ये आपका क्या था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। और स्टॉक वेलोसिटी का एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनटू नंबर ऑफ डेज और मंथ इन द ईयर, ठीक है। ये तो था इसका, इनको दोनों को सेट में याद रखना है। फिर बात करते हैं हम डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर। तो इनके भी एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड के हिसाब से सेट बना हुआ है। देखिए ये डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल और एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और इनटू नंबर ऑफ मंथ और ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ और डेज इन ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। ये रहा एवरेज पेमेंट पीरियड नेक्स्ट पे,
देखिए ये एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका जस्ट ऑपोजिट। फिर ये यहाँ से जो रेशियो आ रहे हैं टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स रेशियो और करंट असेट्स रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इन सब में क्या मोस्ट कॉमन है? इन सब में मोस्ट कॉमन ये है कि सबके अंदर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल है। देखिए ऊपर देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल है आपके, ठीक है। अगर टोटल असेट्स का कहा जाए तो डिवाइड बाय टोटल असेट्स, फिक्स असेट्स का कहा जाए तो डिवाइड बाय नेट फिक्स असेट्स, अगर करंट असेट्स का कहा जाए तो डिवाइड बाय करंट असेट्स, और वर्किंग कैपिटल का कहा जाए तो डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ऊपर सबके मोस्ट कॉमन क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल, ये ऐसे याद रखना आपको। फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वही बात है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट सेल कॉमन है और अपॉन में